जी, कल हम बात कर रहे थे बेटा रिएक्शंस ऑफ इथाइन के हवाले से, और आज भी हम इसी हवाले से बात करेंगे। हमने कल हाइड्रोजनेशन देख लिया था, हेलोजनेशन देख लिया था और हाइड्रेशन देख लिया था, सही है। अब चौथी टाइप रिएक्शन की, अब हम कराते हैं इसकी हाइड्रो हेलोजिनेशन। सर वो हमने कल कर नहीं ली थी। बेटा कल हेलोजिनेशन की थी, हाइड्रो हेलोजिनेशन नहीं की थी। सर उसका भी पहला पॉइंट लिखा हुआ है, हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ इथाइन। है लिखा हुआ है, कोई नहीं। हाइड्रोजनेशन, हेलोजनेशन और हाइड्रेशन। ओके सर। ठीक है, चलिए जी, हाइड्रो हेलोजनेशन ऑफ इथाइन। तो हाइड्रो हेलोजनेशन का मतलब वैसे तो आप लोगों को पता है, लेकिन मैं भूल जाता हूं, अगर मुझे याद दिला दो तो अच्छा हो जाएगा। क्या होता है इसका मतलब? बेटा एडिशन ऑफ एडिशन ऑफ हेलोजन एंड हाइड्रोजन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हेलोजन एंड हाइड्रोजन, जिसको हम एच एक्स कह सकते हैं, सही है। अच्छा, इथाइन का मॉलिक्यूल है, चूंकि इथाइन का मॉलिक्यूल एक अनसेचुरेटेड मॉलिक्यूल होता है तो बड़ी आसानी से रिएक्शन कर लेता है किसी भी हाइड्रोहेलोजन के साथ। हम यहाँ पर एच एक्स की जगह, एच एक्स के लिए हम क्या ले लेते हैं, एच सी एल ले लेते हैं। हम ये बात जानते हैं कि भैया हाइड्रोजन जो है वो पार्शियल पॉजिटिव होता है और क्लोरीन जो है वो पार्शियल नेगेटिव होता है। तो अब यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा, हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ लगेगा, क्लोरीन दूसरे कार्बन के साथ लगेगा। सी एच, इसके साथ आ गया एक हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड रह जाएगा, इस वाले के साथ आ गया क्लोरीन। फर्दर आगे रिएक्शन होगा या नहीं होगा? होगा सर। सही है, होना भी चाहिए, क्योंकि सर ये अभी भी अनसेचुरेटेड है, डबल बॉन्ड बना हुआ है सर। सही है बेटा, कोई मसला नहीं। इधर आ गया एक एच, इधर आ गया सी एल। अब इसका रिएक्शन दोबारा हम क्या कराएंगे, खुद ही होगा एच सी एल के साथ। अब क्या प्रोडक्ट बनेगी, कोई बता सकता है? पुरानी प्रोडक्ट तो कुछ इस तरह से नजर आ रही थी कि एच इसके साथ लगा हुआ था, सी एल इसके साथ लगा हुआ था। अब क्या होगा? सर चिल नीचे भी आ जाएगा। सर ऑल्टरनेट होके आएंगे, जिसमें पहले से एच लगा हुआ है उसमें अब सी एल लगेगा और जिसमें पहले से सी एल लगा हुआ है उसमें एच लगेगा। नहीं सर, जहाँ पहले एच था वहाँ वहीं जाके एच ऐड होगा और जहाँ सीएल था वहाँ पे सीएल ऐड होगा। अच्छा, तो अनुषा और एमन, दो जवाब आए मेरे पास। अच्छा जी, बात कुछ एच ऐसी है। वहाँ जाता है जहाँ पर पहले से ज्यादा एडिशन ऑफ एच होती है। सही। अच्छा, पहले एमन आपका अनुषा आपका केस देखते हैं। आपने कहा सर इधर लगेगा सी एल और इधर लगेगा एच, ऐसा ही है? और जी सर। एमन ने कहा कि सर ऐसा नहीं होगा, बल्कि ऐसा होगा कि जहां पर पहले से हाइड्रोजन लगा था वहीं पर जाकर दूसरा वाला हाइड्रोजन लगेगा, और जहां पहले से क्लोरीन लगा हुआ था
वहीं पर जाकर दूसरा वाला क्लोरीन भी लगेगा। ठीक है, तो ये दो केसेस हैं। अब कौन सही कौन गलत? तो बेटा बात ये है कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, ये गलत है। सही है, जब आप अपने पास अगर कोई नोटिंग कर रहा है प्रॉपर, तो वो ये स्ट्रक्चर लिख के क्रॉस करना, ताकि याद रहे कि इसमें गलती है। ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर सही है, इस वाले स्ट्रक्चर को लिख के करेक्ट कर देना, ताकि पता रहे कि हाँ भाई ये गलत है और ये सही है। अब सवाल ये है कि सर कंपाउंड अनसेचुरेट है, ठीक है, और हम उसको एडिटिव मॉलिक्यूल दे रहे हैं जिससे एडिशन हो सकता है। तो मेरा जहन तो ये कहता है कि सर, मतलब एक कयास है कि सर ये भी सही हो जाए, ये भी सही हो जाए, मतलब कुछ भी हो सकता है। जरूरी थोड़ी है कि यही गलत हो वही सही हो, या यही सही हो यही गलत हो सकता है ये गलत हो ये सही हो। वो वाली बात अपनी जगह है, लेकिन सर होने को तो दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ऑब्जेक्शन सही है मेरा? सर जी। जब हमने डीहाइड्रोहेलोजिनेशन की थी, तो क्लोरीन जो था वो एक कार्बन पे से हटता था, या जो हेलोजन था वो एक कार्बन से हटता था, और हाइड्रोजन दूसरे वाले से हटता था। फिर उसी के नेक्स्ट स्टेप में फिर हाइड्रोजन हटता था और दूसरे वाले से हेलोजन हटता था। तो उसके हिसाब से तो फिर ये हो रहा है ना कि एक कार्बन पे एक हेलोजन और एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। देखो ये वाली बात तुम्हारी अपनी जगह सही है, इस जो भी तुमने अभी तक बात की उसमें कोई बात गलत नहीं है, सारी बात सही है। लेकिन अभी जो मेरा ऑब्जेक्शन है वो ऑब्जेक्शन समझ नहीं पा रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई सर ये मॉलिक्यूल अनसेचुरेट है, सही है, हम HCl इसे प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये HCl कहीं भी जाके लगे, मतलब H इस कार्बन पे लग जाए, इस कार्बन पे लग जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। Cl इस कार्बन पे लग जाए या इस कार्बन पे लग जाए, सर कोई फर्क नहीं पड़ता। चूंकि मॉलिक्यूल सर अनसेचुरेट है, तो अब अनसेचुरेटेड मॉलिक्यूल जो है वो तो सर किसी भी जगह लग जाएगा ना। मतलब उसमें क्या आप इस बात को लें कि यहाँ लगेगा या नहीं लगेगा, या वहां लगेगा या नहीं लगेगा? लगने को तो वो किसी भी जगह लग सकता है। ठीक है ना, ये मैं ऑब्जेक्शन कर रहा हूँ अभी, मतलब मैं आई एम नॉट टू श्योर, नॉट टू कंफर्म, लेकिन मैं जस्ट एक ऑब्जेक्शन, एक पॉइंट तुम लोग के जहन में डालने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आई डोंट नो मैं उस पॉइंट को तुम लोग के जहन में डालने में किस हद तक कामयाब हुआ। सर जो दूसरा वाला जो सही वाला है उसमें अगर हम H ऊपर नीचे एक ही कार्बन के लगा देते हैं तो उसमें हमें एक मिथाइल ब्रांच मिल रही है। मिथाइल ब्रांच नहीं बेटा, मिथाइल ब्रांच नहीं मिल रही, यानी इस केस को कह रही हो ना। देखो मिथाइल ब्रांच तो, मतलब हम CH3 कह सकते हैं। हाँ CH3 बिल्कुल कह रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा CH3 नहीं कह रहे। मैं असल में ये कहना चाह रहा हूँ, देखो ब्रांच का फैसला तो अगर IUPAC नेमिंग की बात करें तो ब्रांच की बात तो तब आती है ना जब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट हो जाए। अब अगर मिसाल के तौर पर ये CH3 है और इसके साथ CH के साथ दो क्लोरीन्स लगे हुए हैं, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो इन दो कार्बन की हो गई ना, तो ब्रांच तो कुछ रहा ही नहीं। ब्रांच तो असल में ये क्लोरीन्स है। सही है, जी। तो मेरा ऑब्जेक्शन भाई ये है कि कहीं भी लग जाए क्या मसला है। मैं कह रहा हूं एक सही है एक गलत है, तो इसका मतलब कुछ तो रिस्ट्रिक्शंस आ रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये रिस्ट्रिक्शन क्यों आ रही है। अब ये आ रही है बेटा एक रूल की वजह से, जिसे हम कहते हैं मार कोनी कुव्स रूल। मार्कोनी कुव्स रूल। अब ये मार्कोनी कुव्स रूल क्या कहता है? ये कहता है इन केस ऑफ ए symmetrical in case of asymmetrical alkenes, asymmetrical alkenes
the positive part of the addendum molecule addendum कहते हैं बेटा ऐड होने वाले को, ठीक है, addendum molecule become attached to that carbon atom becomes attached to that carbon atom which has higher number of hydrogen atom, which has higher number of hydrogen atom. तो बेटा इस रूल की वजह से ये वाला स्ट्रक्चर सही और ये वाला स्ट्रक्चर गलत है। रूल क्या कह रहा है? रूल ये कह रहा है कि अगर कोई एसिमेट्रिकल अल्कीन हो, अच्छा पहले तो सिमेट्री और एसिमेट्री का मतलब समझ में आ रहा है? बेटा सिमेट्री और एसिमेट्री का मतलब समझ में आ रहा है? सिमेट्रिकल तो बोलते हैं ना जिनको बीच से कट दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, तो जो बिल्कुल लगाया जाए तो दो पार्ट डिवाइड हो जाते हैं। पहले तो सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल समझ लो। देखो सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल अल्कीन क्या होगा, पहले इसे समझ लो। ये एक अल्कीन मॉलिक्यूल आपके सामने मैंने रख दिया बेटा, और ये भी मैंने एक अल्कीन मॉलिक्यूल आपके सामने रख दिया। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर मैं इस मॉलिक्यूल को यहाँ बीच से काटता हूँ और इस मॉलिक्यूल को यहाँ बीच से काटता हूँ, तो कटने के बाद इस मॉलिक्यूल के दोनों टुकड़े एक दूसरे की मिरर इमेज होंगे? क्या लगता है? यस सर। यस सर। और अगर मैं इस मॉलिक्यूल को काटता हूं तो कटने के बाद ये दोनों टुकड़े एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होंगे। सही है? सही है बेटा? यस सर। ओके। अब देखो मार्कोनी-कूव्स रूल अप्लाई होता है सिर्फ और सिर्फ एसिमेट्रिकल अल्कीन्स पर, यानी इस पर अप्लाई होगा, इस पर अप्लाई नहीं होगा। अब एसिमेट्रिकल अल्कीन्स में ये रूल क्या कह रहा है? रूल ये कह रहा है कि अगर कोई ऐसा अल्कीन हो जो कि एसिमेट्रिकल हो, यानी कि दोनों टुकड़े उसके अलग अलग हों, ऐसी सूरत में जो भी मॉलिक्यूल ऐड होना चाह रहा है, जो भी XYZ जो भी ऐड होना चाह रहा है, उसका पॉजिटिव पार्ट जो होगा ना, पॉजिटिव पार्ट, वो उस कार्बन के साथ लगेगा जिसमें हाइड्रोजन की तादाद ज्यादा हो, उस कार्बन के साथ नहीं लगेगा जिसमें हाइड्रोजन की तादाद कम हो। ठीक है? अब ये तो रूल आ गया मार्कोनी-कूव्स रूल, जो हमें ये सारी बात बता रहा है। क्लियर हो गई बात? सर रिपीट कर दीजिए, नेट थोड़ा लैग कर रहा था। एक मिनट। देखो
मैं ये कह रहा हूं, अच्छा तुमने सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल वाली बात सुनी बेटा? यस सर। ठीक है, देखो मैं ये कह रहा हूं, मार्कोनिकोव रूल क्या कह रहा है कि दुनिया का कोई सा भी एसिमेट्रिकल अल्कीन ले आओ और उसमें एडिशन रिएक्शन कराओ, तो एडिशन रिएक्शन जब भी होगा तो उसमें पॉजिटिव चार्ज जो होगा ना एडिटिव मॉलिक्यूल का, वो उस कार्बन के पास जाएगा जिसमें हाइड्रोजन की तादाद ज्यादा हो, और नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा जिसमें हाइड्रोजन की तादाद कम हो। इसे कहते हैं मार्कोनिकोव रूल। सर ये सिर्फ अल्कीन्स में होगा या अल्काइंस में भी हो सकता है? बेटा अल्कीन्स में होगा ये, इन केस ऑफ एसिमेट्रिकल अल्कीन। सर अभी जो हमने ऊपर एग्जांपल की थी वो एसिमेट्रिकल है या सिमेट्रिकल है? ये वाली बेटा ये सिमेट्रिकल नहीं है, ये एसिमेट्रिकल है। देखो इस मॉलिक्यूल को अगर मैं बीच से कट करता हूं तो एक तरफ क्या नजर आ रहा है, CH और Cl, और दूसरी तरफ क्या नजर आ रहा है, CH2। तो सिमेट्रिकल तो नहीं हुआ ना? ओके सर। ठीक है, अच्छा अब अनुषा आपको जवाब मिला कि ये वाला स्ट्रक्चर गलत क्यों होगा बेटा और ये वाला सही क्यों होगा? जी सर। ठीक है, तो ये है मार्कोनिकोव रूल बेटा, इसकी वजह से यहाँ पर ये स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ। अब मैं इस रिएक्शन में कुछ एक वजाहत मुझे देनी है, मैं चाह रहा था वो वजाहत दे दूं ताकि हमारे लिए ज़रा सी आसानी हो जाती इस रिएक्शन की, थोड़ी सी वजाहत। ठीक है, अब मैं यहाँ इस रिएक्शन की एक वजाहत दो जुमलों में देना चाहूंगा। दी हाइड्रो हेलोजिनेशन of ethyne always gives अच्छा यहाँ मैं कंपाउंड का नाम लिख रहा हूँ, always gives geminal डाइहैलाइड। ठीक है, जेमिनल डाइहैलाइड because the addition of second molecule always follows the Marconi-Cooves rule। जब भी कभी हम रिएक्शन करवाएं और किसका मतलब हाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन करवाएं बेटा इथाइन का, तो हमें हमेशा जेमिनल डाइहैलाइड मिलेगा। ये जो कंपाउंड बना हुआ है ना, इसे जेमिनल डाइहैलाइड कहा जाता है बेटा। ठीक है, जब भी हम कभी हाइड्रोहेलोजिनेशन कराएंगे किसी भी अल्काइन की, सॉरी इथाइन की अगर करा रहे हैं, पर्टिकुलरली अभी मैं इथाइन की बात कर रहा हूँ, तो हमेशा हमें जेमिनल डाइहैलाइड मिलेगा। क्यों? क्योंकि पहला जो मॉलिक्यूल ऐड होता है ना, वो तो सीधे सीधे ऐड हो गया, एक हाइड्रोजन एक कार्बन पे, एक क्लोरीन एक कार्बन पे, किसी पे भी ऐड कर लो, मसला नहीं है। लेकिन जब दूसरी एडिशन होती है ना, यानी कि ये डबल बॉन्ड जिस वक्त खत्म हो रहा होता है, उस वक्त मार्कोनी-कूव रूल अप्लाई हो जाता है।
पहले मार्कोनिकोव रूल अप्लाई नहीं हो रहा होता, लेकिन यहां पर मार्कोनिकोव रूल अप्लाई हो गया क्योंकि अब ये एक एसिमेट्रिकल अल्कीन है, इसका आधा हिस्सा अलग है और आधा हिस्सा अलग है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? बेटा बात समझ यस में आ सर। रही है? ओके, तो ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर आ गया। अच्छा बेटा, तो इसके बाद हमारा जो अगला रिएक्शन है वो फॉर्मेशन ऑफ एक्रेलोनाइट्राइल है। इथाइन का रिएक्शन जब हाइड्रोजन साइनाइड के साथ होता है HCN के साथ, तो एक कंपाउंड प्रोड्यूस होता है एक्रेलोनाइट्राइल, और ये कंपाउंड बहुत सारे पॉलीमर्स को प्रिपेयर करने में इस्तेमाल होता है। कैसे रिएक्शन हो रहा है? देखो, रिएक्शन के लिए इथाइन का डायरेक्टली रिएक्शन कराया हमने हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। चूंकि इथाइन एक अनस्टेबल कंपाउंड है तो ये फौरन ही इससे रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन एक कार्बन पर और CN जो है वो एक कार्बन पर अटैच होगा। अच्छा, ये इसके नतीजे में ये जो कंपाउंड बना बेटा, इसे कहते हैं विनाइल साइनाइड या एक्रेलोनाइट्राइल। अच्छा, अब एक सवाल अक्सर जहन में आ जाता है कि सर ये कंपाउंड तो अभी भी अनसेचुरेट है, तो इसको मजीद सेचुरेशन की तरफ जाना चाहिए। तो बेटा ये मजीद सेचुरेशन की तरफ नहीं जाता, या ये कह लें कि नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता बेटा? क्योंकि इसके एटम्स में ना बॉन्ड के बाद जगह नहीं है। जैसे यहाँ पर अगर जगह की बात करें तो 2 कार्बन ने बॉन्ड बनाया हुआ है, ये वाले 2 कार्बन। अब इन 2 कार्बन के साथ ऑलरेडी हाइड्रोजन है, इस वाले कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, इस वाले कार्बन के साथ भी 1 हाइड्रोजन लगा हुआ है। अब अगर मैं मिसाल के तौर पे सायानाइड भी लगा देता हूँ CN, तो उसके बाद इसके पास ना एटम में स्पेस नहीं बचता एटॉमिक लेटिस के अंदर कि ये मजीद किसी एटम को अपने साथ जोड़ सके। क्योंकि जोड़ने के लिए सिर्फ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की बात नहीं है, बल्कि एटम्स का आपस में जुड़ना भी जरूरी है। तो उसके लिए जगह नहीं है यहाँ पर कि दूसरा एटम आकर एडजस्ट हो और इसका इन दोनों कार्बन के साथ चिपक सके। तो ये मजीद मतलब मजीद सेचुरेशन की तरफ नहीं जाता, ये यहीं पर ही रुक जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ एक्रेलोनाइट्राइल थी। एक्रेलोनाइट्राइल के बाद कंबस्टन रिएक्शन की बात हो रही थी। ऑर्गेनिक कंपाउंड कोई सा भी हो, जलता जरूर है। आवाज आ रही है बेटा मेरी सबको? यस सर। ठीक है, तो हम इसकी बात कर रहे थे, ऑर्गेनिक कंपाउंड कोई सा भी हो भाई, जलता जरूर है। तो हम इथाइन का रिएक्शन ले लेते हैं, C2H5H2, इसका रिएक्शन हुआ ऑक्सीजन के साथ। याद रखना बेटा, जब भी कभी कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जलेगा तो फ्लेम की प्रेजेंस में तो जलेगा। अच्छा, जब भी कभी ऑर्गेनिक कंपाउंड जलेगा तो 2 चीजें लाजमी बनेंगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर। अच्छा, ये कंबस्टन रिएक्शन है, तो कंबस्टन रिएक्शन का मतलब होता है यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट इवॉल्व होती है, पता है ना ये बात? ठीक है, इक्वेशन को बैलेंस कर लेता हूं। अच्छा, हीट इवॉल्व होने का मतलब ये है कि बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट निकलेगी। यहाँ जो हीट निकलती है ना बेटा, उससे तकरीबन 2500 से लेकर 3000 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर प्रोड्यूस हो जाता है, और यही हीट वेल्डिंग के लिए इस्तेमाल होती है। इसके जब हम मैं आपको ये बैलेंस ना गलत। वाटर के 5 मोल्स क्यों है? तो 5 10 हो जाए। सॉरी सॉरी सॉरी, ये गड़बड़ हो गई, ये 2 होगा बेटा। ठीक है, तो वेल्डिंग के लिए सारे ऑक्सीजन के साथ 5.2 आ जाएगा। हाँ, बल्कि 1 मिनट रुको यार, मैं देख लूँ। 2 to the 4, 5 to the 10, 4 to the 8 और 2 सही तो है। 2 to the 4, 2 4 सही तो है, इक्वेशन बेटा बैलेंस तो है। बुक में ऐसा लिखा हुआ है, क्या कह रहे हो? बुक में ऐसा लिखा हुआ है 5.2। सिंप्लीफाइड मैनर में लिख दिया है, कोई इशू नहीं है, ये भी इक्वेशन बैलेंस है। ठीक है, अच्छा, इसकी जब मैं आप लोगों को फिजिकल प्रॉपर्टीज और यूजेस पढ़ा रहा था तब मैंने जिक्र किया था इस बात का कि इथाइन इज अ वेल्डिंग गैस, इसका इस्तेमाल वेल्डिंग पर्पस के लिए होता है। ठीक है ना, तो ये जो टेम्परेचर यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है बेटा, इसकी वजह से
ये वेल्डिंग गैस कहलाती है। सही है। इसके बाद मजीद आगे चलें। अच्छा, एक और जो अगला रिएक्शन है हमारा छठा, वो क्या है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन। अच्छा, इथाइन को अगर हम ऑक्सीडाइज कराएं तो ऑक्सीडेशन करवाने के लिए हमें कोई ना कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होगा। यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा आपके हिसाब से? कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम बताएं। KMnO4। KMnO4। यहाँ पे रिएक्शन किसके साथ हो रहा है? KMnO4 के साथ इसका रिएक्शन हो रहा है। और जब रिएक्शन होगा तो अच्छा, यहाँ पर इथाइन दो तरह से बेटा रिएक्ट करता है। CH ट्रिपल बॉन्ड विद CH, इसका रिएक्शन होगा एक्वस KMnO4 के साथ। KMnO4 का सॉल्यूशन इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर हम रादर देन सॉलिड, तो वाटर भी होगा। दो तरह से रिएक्शन होता है बेटा इसका। अगर एटमॉस्फेयर ठंडा हो तो कोल्ड कंडीशंस में ये बनता है कंपाउंड। इसे आप पहली मर्तबा ही देख रहे होंगे मेरे ख्याल से। इस कंपाउंड का नाम होता है बेटा ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है। और अगर नहीं सर, कंडीशन, क्या कह रही हो? आप उल्टा लिख रहे हैं। नहीं बेटा, मैं उल्टा नहीं लिख रहा, अभी बताता हूँ, सब्र करो। अगर मैं हॉट कंडीशन रखूं तो बनता है फॉर्मिक एसिड। सर हॉट में फॉर्मिक बनता है, में फॉर्मिक बनता है, हाँ, तो हॉट में ही तो फॉर्मिक लिखा है मैंने। कोल्ड में फॉर्मिक बनता है। कोल्ड में बनता है। कोल्ड में फॉर्मिक बनता है, किताब में ऐसा लिखा है ना। यस सर। सर तो 1900 कॉलेज में भी यही पढ़ा था। हाँ, 1998 में जब किताब छपी थी ना आपकी, तो किताब में आपकी कुछ गलतियां थी। एक गलती चैप्टर 3 में आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा क्लोरीन NaOH की प्रिपरेशन के लिए कास्नर केल्नर सेल, उसके साथ यस नेल्सन सर, सेल। यस सर, वो पूरी बुक में कहीं नहीं लिखा हुआ। कहीं नहीं लिखा हुआ, लेकिन फिर भी शायद आपको किसी नोट्स में मिलेगा, कुछ कुछ नोट्स में मिलेगा, है ना। यस सर, मुजीब ने पढ़ाया है। सर मुजीब ने पढ़ाया होगा, बिल्कुल पढ़ाया होगा। 1998 में जब किताब छपी थी तो उसमें कुछ गलतियां थी। उस वक्त बोर्ड ने कहा था कि टीचर्स इस बार इसको सही कर लें, हम अगली बार सही एडिशन करके छाप देंगे। तो 2020 चल रहा है बेटा, 22 साल में अब तक वो नया एडिशन आया नहीं है जिसमें वो गलतियां दुरुस्त हों। एक गलती मैंने चैप्टर 3 की बताई, यहाँ पे भी गलती है। कोल्ड कंडीशन में ऑक्सैलिक एसिड बनता है और हॉट कंडीशन में फॉर्मिक एसिड बनता है बेटा। ये बुक में एक बहुत बड़ा ब्लंडर है जिसको टीचर्स पढ़ा भी देते हैं, लेकिन उन्हें कम से कम बच्चों को सही बताना चाहिए। अच्छा, अब हम क्या लिखें? आप किताब वाला लिखेंगे, लेकिन मैं यहाँ आपको सिर्फ एक चीज़ सही बता रहा हूँ। चाहे तो अभी हम गूगल करके देखें, क्या ख्याल है? यहीं पर रोक लेते हैं अपनी बात को, और इस बात को साबित करने के लिए हम आगे की बात गूगल कर लेते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग रोक दे पहले, हम इसको रिकॉर्डिंग में भी ले लूँ कि पेपर में वही लिखना बेटा जो किताब में लिखा है। यहाँ पर जो हमने लिखवाया ये आप मत लिखना पेपर में, यानी कि कोल्ड कंडीशन में फॉर्मिक एसिड लिखना और हॉट कंडीशन में ऑक्सैलिक एसिड लिखना। सही है? क्लियर है बेटा? जी सर। सही है। अच्छा, अब इसके बाद एक रिएक्शन इसका मजीद रह जाता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ इथाइन। एडिशन रिएक्शन जितने भी थे वो हमने सारे कर लिए हैं, और कंबस्टन वगैरह भी इसी के अंदर हमने देख लिए। 6 हो गए ना रिएक्शन। हाँ, तो अब हमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ इथाइन देखना है, लेकिन वो देखने के लिए, इस बात को ज़रा आपको गहराई से समझाने के लिए वक्त मेरे पास आज इतना ज़्यादा नहीं है।
हाँ, एक रिएक्शन और रह जाता है इसका, बेंजीन का, रेड ट्यूब वाला। बड़ा गड़बड़ हो गई, अगर अच्छा हुआ मुझे याद आ गया। एक रिएक्शन और रह गया, चलो अच्छा है, टाइम भी पूरा हो जाएगा। रिएक्शन विद बेंजीन, 7th रिएक्शन है, रिएक्शन विद, वैसे ये रिएक्शन आगे बेंजीन में भी लिख देता हूँ। नहीं, रिएक्शन विद बेंजीन गलत लिख दिया, फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन लिखना ज़्यादा बेहतर था। बेंजीन की प्रिपरेशन में भी ये रिएक्शन आता, बस यहाँ पे बता रहा हूँ। फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, बेंजीन बना रहे हैं। इसके लिए क्या करते हैं बेटा, इसके लिए इथाइन गैस को, ठीक है, इथाइन गैस को हम पास करते हैं एक रेड हॉट कॉपर ट्यूब से, रेड हॉट कॉपर ट्यूब। अच्छा, इसकी जगह हम निकल भी ले सकते हैं रेड हॉट कॉपर ट्यूब से, और यहाँ पे टेम्परेचर तकरीबन 500 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ऐसी सूरत में एक कंपाउंड प्रोड्यूस होता है जिसे हम C6H6 कहते हैं। बेंजीन बड़ा मशहूर ज़माना कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड। इस बेंजीन के मतलब ये इथाइन कंप्लीट होने के बाद हम बेंजीन को ही पढ़ेंगे, तो उसकी प्रिपरेशन में भी ये रिएक्शन आता, वहाँ पे भी मैं आपको यकीनन बताता ही, फिलहाल यहाँ पे बता दिया। तो फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन भी इसका एक रिएक्शन ही है, ठीक है। तो आज फिलहाल यहीं तक रखते हैं, बाकी बात इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में होगी। कोई सवाल अगर है बेटा तो पूछ सकते हैं आप लोग। सर बैलेंस तो कर दें इससे? हाँ, बैलेंस कर लो, ले लो, हो गई बैलेंस, सही है। जी। चलो, बाकी बात इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज। अच्छा, एक बात और,